Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Sam and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हो ना भाई? उम्मीद करता हूँ कर रहे होगे, ठीक है। तो देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोग जब कॉमर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कॉमर्स में कैपिटल, फिक्स एंड वर्किंग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 3 अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। पहले मैंने सोचा इसको करा देते हैं और 1-2 दिन के अंदर आपको जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, चैप्टर का नाम है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। बैंकिंग समझते हो ना? बैंक जानते हो, जिसमें आप लोग अकाउंट खुलवाते हो, तो उसमें बैंकिंग होती है। बैंकिंग मतलब पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है ना। बहुत सी चीज़ें होती है, पैसे आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो अलग अलग फैसिलिटी होती है, ATM वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो अब मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है राम। क्या नाम है? मिस्टर राम। अब राम को पास 50,000 रुपीज़ है जो कि उसे शाम को ट्रांसफ़र करने हैं। राम के पास 50,000 रुपीज़ है और वो उसे शाम को ट्रांसफ़र करने हैं। तो वो पैसे को भेजे कैसे? पहले के टाइम में क्या होता था, आप पैसे रखते थे और जाके घर पे दे के आते थे, यही तरीका था। लेकिन अब जब से बैंकिंग की वजह से क्या हेल्प हुई है, मतलब बैंक की वजह से आप, जैसे राम के पास 50,000 रुपये है और उसे शाम को भेजनी है, तो राम शाम को पैसे कैसे भेजेगा? कैसे भेजिएगा? थ्रू RTGS। किसकी हेल्प से भेजिएगा बेटा? RTGS की हेल्प से, और या तो फिर NEFT की हेल्प से या फिर IMPS की हेल्प से। तो इन तीनों के बारे में हम लोग धीरे वन बाय वन करके बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका RTGS। क्या है? RTGS। तो राम को अगर शाम को पैसे भेजने हैं तो वो RTGS की हेल्प से भेज सकता है। अब अलग अलग कंडीशन है, कहाँ पर RTGS का यूज़ होगा, कहाँ पर NEFT का होगा और कहाँ पर IMPS का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RTGS की। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको याद कर लेना, आपसे फुल फॉर्म भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि RTGS का फुल फॉर्म क्या है। तो RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम का मतलब क्या समझ लो? रियल टाइम का मतलब है नो वेटिंग पीरियड। क्या है बेटा? नो वेटिंग पीरियड। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है 1-to-1 बेसिस। मतलब जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं बैंक में पैसे जमा करना गया, कहाँ गया? बैंक में पैसे जमा करने के मतलब किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए गया, तो वहाँ पर क्या? नो वेटिंग पीरियड, मतलब वेट नहीं करना है मुझे। मैंने पैसे लगाए और मेरे पैसे, मान लो मैंने 2 लाख रुपए लगाए, तो 2 लाख रुपए विद इन 2 मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। वो मैक्सिमम आपसे 30 मिनट्स मांगते हैं, बट कहने की बात है 2-3 मिनट के अंदर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं जहाँ पर भी आपको पहुँचाना है। तो कहने का मतलब नो वेटिंग पीरियड। ये नहीं कि आपको 4 घंटे 5 घंटे वेट करने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? 1-to-1 बेसिस। 1-to-1 बेसिस मतलब ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब 1-to-1 बेसिस पे होता है। जैसे मैं गया तो मेरा पैसा ट्रांसफ़र होगा, फिर कोई और गया, राहुल गया तो राहुल का होगा, श्याम गया तो श्याम का होगा, राम गया तो राम का होगा। मतलब 1-to-1 बेसिस पे होगा। ये नहीं होगा कि सबका एक साथ होगा, समझ में? भाई 10 लोग इकट्ठा हो जाए फिर उसको भेजा जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? 1-to-1 बेसिस। मैं गया तो मेरा, दूसरा आदमी गया तो दूसरे का, तीसरा गया तो तीसरे का, 1-to-1 बेसिस पे होता है। समझ में आई बात? तो इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है, आप पैसे जाके ट्रांसफ़र कर दो। आपका मैक्सिमम 30 मिनट लेगा, मैक्सिमम, ठीक है। नहीं तो 2 से 4 मिनट के अंदर आपका पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब समझ गए, जिसको बहुत इमरजेंसी है, जिसको जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो किसका कौन सी फैसिलिटी यूज़ करते हैं? वो RTGS का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन इसकी जिसमें लिखा है ₹2 लाख और मोर, मतलब आप RTGS की हेल्प से एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए, तो आप RTGS की हेल्प से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और RTGS से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़ आपको पास होने चाहिए, तभी आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। अगर 2 लाख से कम है तो आप NEFT का यूज़ कर लेना। अब NEFT के बारे में बात करेंगे तो फिर मैं उसमें बताऊंगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो RTGS में एटलीस्ट 2 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखो आपके इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। फीचर्स है नंबर 1 पर मिनिमम अमाउंट इज ₹2 लाख एंड मैक्सिमम अमाउंट इज नो लिमिट। मतलब मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 लाख एटलीस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं, जितना चाहो आप
ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर 2, इसको ध्यान से देखना, आरटीजीएस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय ओनली बाय सीबीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांचेस। ठीक है, सीबीएस का मतलब क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? आरटीजीएस फैसिलिटी प्रोवाइडेड, आरटीजीएस फैसिलिटी प्रोवाइडेड, आरटीजीएस फैसिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ वही बैंक प्रोवाइड करते हैं जिनके पास सीबीएस एनेबल बैंक होते हैं। ठीक है, जिनके पास सीबीएस फैसिलिटी होती है, सीबीएस एनेबल बैंक। सीबीएस का मतलब क्या है? सीबीएस का मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जिनके पास नेट की फैसिलिटी होती है, मतलब वो इंटरनेट के थ्रू एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सीबीएस मतलब ऐसी फैसिलिटी जिसके पास होगी सीबीएस की, बस वही बैंक कर सकता है। अगर कोई बैंक है जिसके पास सीबीएस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो आरटीजीएस का यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नंबर 3, ट्रांजेक्शन इज फाइनल एंड इरिकवेबल। ट्रांजेक्शन क्या है? इज फाइनल है एंड इरिकवेबल, मतलब ट्रांजेक्शन जो आपने पैसा भेज दिया वो फिर वापस नहीं आ सकता, एक बार चला जाएगा तो वो पैसा वापस नहीं आ सकता है। ये इसका थर्ड फीचर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नंबर 4, टाइमिंग देख लो बेटा इसकी क्या होती है। ये लेटेस्ट टाइमिंग है, मतलब पुरानी बुक हो किसी के पास तो उसमें दूसरा लिखा होगा, तो अब ये लेटेस्ट टाइमिंग है। ठीक है, तो टाइमिंग ऑफ आरटीजीएस क्या है? 9 AM to 4:30 PM। क्या है? 9 AM to 4:30 PM। कब? वीकडेज में। वीकडेज समझते हो ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आप 9 AM से 4:30 पे वीकडेज में हो जाएगा, और 9 AM to 2 PM सैटरडे के दिन होगा। संडे के दिन भैया छुट्टी है। ठीक है, ये होगी इसकी टाइमिंग। ठीक, और लास्ट क्या है? फीस चार्जेस फॉर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। मतलब फीस चार्जेस होंगे ना, आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, भाई राम शाम को पैसा भेज रहा है तो कुछ ना कुछ फीस चार्ज करते हैं बैंक वाले आरटीजीएस के लिए। तो जो आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसमें लगेगा, बट वो वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, अलग अलग बैंक है। पीएनबी है तो उसमें अलग सिस्टम है, एसबीआई है तो वहाँ पे अलग फीस होगी, आईसीआईसीआई बैंक है तो वहाँ पे अलग जो है बैंक चार्जेस होंगे। तो अलग अलग बैंक होते हैं, वो वेरी करता है, बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? तो आरटीजीएस क्या होता है? एक जहाँ से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, और एटलीस्ट उसमें 2 लाख रुपए होने चाहिए। और आरटीजीएस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सीबीएस एनेबल ब्रांच है, मतलब सीबीएस की फैसिलिटी है, वही लोग आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं, वही बैंक, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, ये 1-to-1 बेसिस होता है आरटीजीएस। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे या कॉन्टैक्ट कर लो ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बेटा एनईएफटी क्या होता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब इज अ सिस्टम ऑफ इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली। द फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था? इसमें पढ़ा था हम लोगों ने 1-to-1 बेसिस, लेकिन इसमें क्या होता है? टेक्स प्लेस एट पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है, मतलब एक साथ नहीं होता है। जैसे मैं पैसे जमा करने गया, मान लो मैं गया, मैंने 5,000 रुपये लिए, फिर राहुल आया उसने 5,000 रुपये लिए, फिर कोई एक और आया, मान लो मैं गया, आमिर गए 5,000 रुपीज़, फिर राहुल गया 10,000 रुपीज़, फिर श्याम गया फिर 2,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से लोग गए। तो जब 5 लोग 6 लोग 7 लोग इकट्ठा पैसा हो गया तो फिर वो बंचेस में पैसे ट्रांसफर करते हैं। किसमें? बंचेस में। बंचेस मतलब गुच्छों में, समझ रहे हो? एक साथ नहीं, एटलीस्ट 10 लोग हो गए, अब इकट्ठा पैसा हो गया तो उसमें ट्रांसफ़र होता है। ये नहीं कि एक आदमी गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें टाइम लेते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। कभी भी आप पैसा जमा करने और देखना बैंक में तो तुरंत पैसा नहीं आता है, कभी कभी 1 घंटे बाद आता है, कभी कभी आपको 4 बजे आता है। तो वो जब कई लोग हो जाते हैं तो करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं भाई? इसमें 2 लाख ज़्यादा अमाउंट था, इसमें हो सकता है किसी ने 1,000 रुपये जमा किया। अब 1,000 रुपये के लिए बार बार उनको एनईएफटी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जब पैसे ट्रांसफ़र करेंगे बैंक वाले तो उनके चार्जेस लगेंगे, तो इसलिए वो एक बार में नहीं करते। इसमें क्या है भाई, 2 लाख रुपये, कम से कम 2 लाख रुपये तो ला रहे हो ना। इसमें क्या आप 1 रुपये भी कर सकते हो, 1 रुपये भी कर सकते हो, उसके चार्जेस कटेंगे। अब 1 रुपये में चार्जेस कट रहे हैं बेटा, तो बैंक वालों को भारी पड़ेगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जब एटलीस्ट 10-12 लोग हो गए, इकट्ठा पैसा हो गया, तो फिर वो सबका एक साथ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपये से लेके जितना चाहो उतना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आई बात एनईएफटी की कि नहीं आई? ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या देख लो। ट्रांजैक्शन सेटल इन बैचेस। ट्रांजैक्शन किसमें सेटल होते हैं? बैचेस में, जो मैंने बताया ना कि एक एक करके होते नहीं होते, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उसके बाद in case one does not have bank account, the maximum amount that can be transferred through NEFT system is 49,999। जस्ट सपोज मान लो मैं हूँ,
ठीक है, मैं हूँ और मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है, अब क्या करूँ भाई, बड़ी दिक्कत की बात है। तो लेकिन मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो भी मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ NEFT की हेल्प से, लेकिन उसमें एक कंडीशन है 49,999 49,999 रुपये ही मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कितनी है अमाउंट डेट कैन बी ट्रांसफर, मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और जो रिसीवर उसके पास तो बैंक होना चाहिए, ठीक है भाई, मेरे पास नहीं क्योंकि मुझे भेजना था, लेकिन जिसको भेज रहे हो ना उसके पास तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी तो भेजोगे, नहीं तो किसके अकाउंट में भेजोगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इन केस किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो NEFT की हेल्प से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना 49,999, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो थर्ड पॉइंट, 6 टाइम्स ऑन अ वीकडेज, वीकडेज में 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ऑन सैटरडे, सैटरडे को खाली 3 बार ट्रांसफ़र कर सकता है बैचेस में, और वीकडेज में एटलीस्ट 6 टाइम ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक। नंबर 4, देयर इज़ नो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT व्हेन वन हैज़ अ बैंक अकाउंट। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो NEFT अकाउंट में जिस बैंक में NEFT फैसिलिटी अवेलेबल हो, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो किसी के पास है तो वो उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट की वो नहीं है, जैसे इसमें था ना 2 लाख रुपए बोला था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना चाहो ट्रांसफ़र कर सकते हो। नंबर 5, द सेंडर ऑफ फंड्स हैज़ टू पे चार्जेस, जो सेंडर होता है ना, जो सेंडर होता है NEFT की हेल्प से पैसा ट्रांसफ़र करता है, उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट जो रिसीवर होता है, जो रिसीव फंड करता है, उसको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। समझ में आई बात, ये हो गया NEFT और ये हो गया RTGS। इसमें डिफरेंस ही पूछ लेता है, तो कभी कोई पूछे तो बता देना, इसमें मिनिमम आपको 2 लाख रुपए चाहिए, इसमें लेकिन 2 लाख की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी मिनिमम वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये किस में होते हैं, ये 1 to 1 बेसिस पे होते हैं, ये किस में सेटल होते हैं भाई, वे बैचेस में होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आप बोल सकते हो फीस चार्जेस फॉर आर्ट, ये वेरी टू करते हैं बैंक टू बैंक, यहाँ पर सेंडर को पैसे देने हैं और रिसीवर को कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और इसको आप कर सकते हो ईजिली। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, इसके एटलीस्ट 3 डिफरेंस ज़रूर से देख लेना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि IMPS क्या होता है, ई-बैंकिंग क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में वापस आया। हाँ तो बेटा अभी हम लोगों ने NEFT भी देख लिया और RTGS भी देख लिया, ठीक है। अब एक और सिस्टम होता है, इसको लोग बोलते हैं IMPS, जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो IMPS मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि आप इमीडिएटली कभी भी किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। किससे कर सकते हो बेटा, मोबाइल से कर सकते हो। किससे कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो। आजकल आया ना गूगल पे, आप लोगों ने देखा होगा, इंटरनेट बैंकिंग आपने ले रखी होगी, है ना। इंटरनेट बैंकिंग समझते हो, जिसमें i-बैंकिंग मिलता है, उसमें आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है ना, मतलब आप घर बैठे, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। NEFT RTGS में क्या है, आपको बैंक जाकर पेमेंट ट्रांसफ़र करना पड़ता था। और एक वर्किंग आवर मतलब बैंक खुला है भाई 10 से 4 के बीच में, तो आपको उसी टाइम जाना पड़ेगा। अगर आप 5 बजे जाओगे, सुबह 8 बजे जाओगे, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन IMPS में क्या है, आप 24x7 मतलब 24 घंटे, है ना, पूरे 365 दिन कभी भी आप चाहो तो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। पैसे आ सकते हैं, पैसे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IMPS सर्विस। समझ में आई बात। तो आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो साल के 365 दिन 24 घंटे, रात में 2 बजे भी करना हो तो आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसकी हेल्प से, IMPS की हेल्प से। लेकिन NEFT RTGS में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो क्या है, IMPS इज एन इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सर्विस, साफ साफ लिखा है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सर्विस, तुरंत हो सकती है। फैसिलिटेड बाय NPCI, इसको फैसिलिटेट कौन करता है, NPCI, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इन्होंने इसको फैसिलिटेट किया है, ठीक है। फिर इट अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव फंड्स इन रियल टाइम। क्या बोल रहा है, ये पीपल लोगों को अलाउ करता है सेंड एंड रिसीव फंड इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब बताया था ना कि मतलब बहुत जल्दी, तुरंत, वहाँ पर विद नो वेटिंग पीरियड, वहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है। मुश्किल से आपका 1 घंटे के अंदर पैसे आ जाते हैं, आने कहने को तो 5 मिनट के अंदर आ जाता है, मतलब 10 सेकेंड में आ जाता है, लेकिन वो एक देते हैं कि 1 आवर के अंदर तो हो ही जाता है, ठीक। फिर द मेजर रीज़न
बिहाइंड पॉपुलरिटी इज डैट IMPS इज अवेलेबल। देखो मेजर जो सबसे बड़ी जो पॉपुलरिटी इसकी वो ये है कि 24/7 और 365 डेज विच मेक्स इट हाईली फ्लेक्सिबल एंड डिपेंडेबल। सबसे इसको जो डिपेंडेबल बनाता है, जो सबसे ज़्यादा इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, वो है इसकी ये सर्विस 24/7 या 365, मतलब 24 घंटे अवेलेबल है। कभी भी चाहो आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन NEFT RTGS में संडे को यूज़ हो ही नहीं सकता भाई, संडे को तो बैंक बंद है। लेकिन IMPS की हेल्प से आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये इसके फायदे हो गए। अब इसके फीचर्स भी देख लो। फीचर्स ऑफ IMPS क्या क्या है भाई? नंबर 1 पर है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब जैसे बैंक में लाइन लगानी पड़ती है, हम लोग जाते हैं NEFT RTGS से करते हैं तो बैंक में लाइन लगानी पड़ती है, टाइम लगता है, बहुत से इशू रहते हैं, घर से जाना पड़ता है। बट ये फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी चाहो तो आप पेमेंट कर सकते हो। पहला फीचर हो गया। दूसरा, मल्टी प्लेटफॉर्म सर्विस सपोर्ट। मल्टी प्लेटफॉर्म सर्विस नॉर्मली तो ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS जो है मोबाइल के लिए होता है, बट ये आप इसको वेब जो समझते हो वेब में भी चेक कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग हिसाब से कर सकते हो। वहाँ पर आपसे IFSC कोड वगैरह मांगेगा, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो अपने लैपटॉप से भी पेमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मोबाइल ही हो। तो मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये सपोर्ट करता है, ठीक। नंबर थर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब ये जो पेमेंट है डिफरेंट जगह पे यूज होता है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो वहां पर काम आ जाएगा, कॉलेज स्कूल की फीस जमा कर रहे हो वहां पर काम आ जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की जगह पर जहां पे आप पेमेंट कर सकते हो, ये वर्सेटाइल होता है। नंबर 4, फास्ट मनी ट्रांसफ़र। फास्ट मनी ट्रांसफ़र है मतलब 1 घंटे के अंदर आपकी सारी पेमेंट पहुंच जाता है, पैसा आ जाता है, चला जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर है, नहीं होता है तो बता देता है कि हाँ सर्वर की प्रॉब्लम है। ये नहीं कि पैसा आपको कभी अटकेगा नहीं। होने को तो आपने एक बटन दबाया, जहाँ पे आपने कोड डाला, जहाँ पे आपने पिन डाला, पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। वो मोस्टली 1 घंटा ले रहे हैं। तो फास्ट मनी ट्रांसफ़र है, बहुत जल्दी होता है ट्रांसफ़र। फिर मोबाइल अलर्ट्स। मोबाइल अलर्ट्स मतलब पैसे पहुँचते हैं किसी के पास या पैसे आज कटते हैं आपके पास से, तो आपके पास क्या आता है? मैसेज आता है, मोबाइल अलर्ट्स। मोबाइल में आपके मैसेज आएगा कि हाँ पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो गया है या पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। लास्ट है आपका IMPS। IMPS नहीं होगा यहाँ पे, IMPS वो इनएक्सपेंसिव। क्या होगा बेटा? इनएक्सपेंसिव, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है IMPS। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं आता है। आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र करोगे तो मिनिमम 2.5 ढाई रुपीज़ से 25 रुपीज़ तक ही चार्जेस आपके कटते हैं। इससे आपका चार्जेस इसमें नहीं कटता है IMPS यूज़ करने पे। डेट्स इट। तो ये हो गया आपके इसके फीचर्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं बेटा लोग? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं ई-बैंकिंग क्या होता है, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो बेटा देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई-बैंकिंग, ठीक है। तो ई-बैंकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब बैंक का काम आप किससे कर रहे हो? थ्रू इंटरनेट के जरिए कर रहे हो। किससे कर रहे हो? इंटरनेट के जरिए से कर रहे हो। वो सारी चीज़ें क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहली चीज़, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब क्या है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम से हो रहे हैं। और जो कंप्यूटर सिस्टम सारे काम हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। तो जिसमें क्या है? इंटरनेट का काम तो होगा ही होगा ना। तो कंप्यूटर से सारे हो रहे हैं ट्रांजेक्शन और वो किससे हो रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है? जिसमें आपका ट्रांजैक्शन होता है किसके? इंटरनेट के थ्रू से होता है और उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। विदाउट इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आप नहीं कर सकते हो। कितना आराम हो गया है ना आजकल कि आप लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हो, दुनिया भर का सारा काम कर रहे हो, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी फैसिलिटी आपको किसकी तरफ से मिली है? ई-बैंकिंग की तरफ से ही तो मिली है। जब पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं था तो कहाँ से इतनी चीज़ें हो पाती थी? और हम लोग पास जियो भी नहीं था, नेट भी नहीं था, तो इतना हम लोग ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से जियो आया तब से ये सारी फैसिलिटी क्या हो गई? बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1, नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ई-बैंकिंग में नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। आपको बैंक जाने वाने की ज़रूरत नहीं होती है, लाइन में लंबी लगने की ज़रूरत नहीं होती है। घर बैठो पेमेंट ट्रांसफ़र करो, घर बैठे हिसाब किताब कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बैंक वालों से आपको मिलना नहीं पड़ेगा, बिना वजह की लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, बोथ द बैंक एंड क्लाइंट नीड कंप्यूटर और मोबाइल। दोनों को, चाहे वो क्लाइंट हो
चाहे वो बैंक हो, दोनों के पास कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि अब तो अच्छे अच्छे मोबाइल भी आ गए हैं, तो मोबाइल से भी काम होता है। हालांकि बैंक में कंप्यूटर ही रहते हैं, लेकिन नॉर्मली वो मोबाइल से भी काम हो सकता है। ठीक। नंबर 3, द क्लाइंट हैज़ टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक। क्लाइंट हैज़ टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक, मतलब जो भी क्लाइंट है, जब आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे होगे तो उस टाइम फॉर्म में आपके पास ऑप्शन रहता है आपको क्या क्या चाहिए, एटीएम चाहिए कि नहीं चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहाँ पर आपको वो वाला ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके टिक करना पड़ेगा। जब ऑप्शन आप टिक करोगे तो आपको वहाँ पर ई बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप ई बैंकिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा, तब आप ई बैंकिंग कर सकते हो। ठीक। नंबर 4, मस्ट अंडरस्टैंड ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी को समझ में आना क्या है, मस्ट है। अगर आपको नहीं आएगी तो आप यूज़ नहीं कर सकते ई बैंकिंग। तो ई टेक्नोलॉजी को, आप जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको समझ में आना ज़रूरी है। जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जिसको मोबाइल चलाने नहीं आता है सही से, बहुत से लोग हैं, तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उल्टा पैसे कहीं ना कहीं चले जाएंगे, हैक हो सकते हैं, कोई भी अपने में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसलिए ई टेक्नोलॉजी को समझ में आना मस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज में बेनिफिट्स टू कस्टमर की बात करते हैं पहले, मतलब ई बैंकिंग की वजह से कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, 24 आवर 365 डेज सर्विस, 24 घंटे 365 दिन सर्विस अवेलेबल है। बैंक की ज़रूरत नहीं है, आप रात में दिन में कभी भी चाहो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक। नंबर 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि पहले आपको जैसे पासबुक है चेक करना पड़ता था, अकाउंट में कितना पैसा है, कितना गया कितना नहीं। अब क्या है, आप अपने ऑनलाइन अकाउंट में भी अपने से चेक कर सकते हो कि बैलेंस कितना, कहाँ गया, कहाँ से आया, कितना पैसा अभी अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें आप घर बैठे चेक कर सकते हो। नंबर 3, कस्टमर फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कस्टमर फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब कस्टमर को फील रहता है, अच्छा लगता है भाई इसको सिक्योरिटी, मतलब जेब में उसको पैसे रख के चलने की ज़रूरत नहीं है, पर्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में है, आपको कहीं भी ट्रांसफ़र करना है, आप उठाओ, चाय पीते हो ना तो वहाँ पे जैसे गूगल पे कर देते हो, 20 रुपये की गूगल पे है ना, वही चीज़। तो आपको कोई जैसी दिक्कत नहीं है, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वहाँ पर चोरी नहीं करने वाला है कोई चोरी करेगा तो मेरे जेब में तो पैसा है ही नहीं भाई, जो कुछ है सब अकाउंट में, और जो है उसका पिन मेरे पास है, तो जब तक पिन मालूम नहीं चलेगा कोई मोबाइल चोरी भी कर लेगा तो कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो कस्टमर को एक तरह से सिक्योरिटी फील होती है। नंबर इधर देखो, बेनिफिट्स टू बैंक। बैंक के क्या क्या बेनिफिट है। नंबर 1, द बैंक गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बैंक को। और दूसरा है रिड्यूसेस लोड ऑन ब्रांचेस, जो ब्रांचेस है उन पर लोड रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कस्टमर सारा काम ऑनलाइन ही कर लेता है। ठीक है, समझ में आई बात। ये 2 हो गए, ये आपके एडवांटेज हो गए। सब इसमें से क्वेश्चन आपका लॉन्ग कहीं नहीं बनेगा, 2 या 3 इससे तक एडवांटेज डिसएडवांटेज कहीं पूछेगा ही नहीं। और कभी भी आप 10 ईयर्स के पेपर देखो तो उसमें कहीं पर नहीं पूछा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन चैप्टर से आपको 4 से 6 नंबर 4 to 6 मार्क्स आपका कैरी करेगा इस चैप्टर से। और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, 1 घंटे मुश्किल से आप आधे घंटे ध्यान से देखोगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। बाकी क्या डिसएडवांटेज क्या भाई। नंबर 1, हर चीज़ की एडवांटेज डिसएडवांटेज होता ही है। तो ई बैंकिंग डिसएडवांटेज क्या है, इन्वेस्ट मनी इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी मतलब अगर आप ई बैंकिंग लेते हो तो आपको वहाँ पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास आपको नेट तो चलाना ही पड़ेगा, कंप्यूटर मोबाइल तो होना ही चाहिए, तभी आप ई बैंकिंग कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, नेट नहीं है आपके पास तो नहीं कर सकते, तो इंटरनेट चाहिए यहाँ पे पैसा खर्चा होगा। ठीक। नंबर 2, ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर बोथ। ट्रेनिंग तो मस्ट है, ट्रेनिंग नहीं आती तो भाई आप समझ लो खतरे में हो। ठीक है, आप चला ही नहीं सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। भाई कोई गरीब है, कोई रिक्शे वाला है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नॉर्मली जाके बैंक में लाइन लग के पैसे निकाल भी लेगा, जमा भी कर लेगा, नहीं लिखने आता किसी से लिखवा लेगा। लेकिन ऑनलाइन में उसको चलाने में दिक्कत होगी, तो ट्रेनिंग मस्ट है। ठीक। नंबर 3, वायरस बोल सकते हो या हैकर्स बोल सकते हो। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी कि वायरस वगैरह अक्सर रहते हैं, लोग हैकर्स होते हैं जहाँ से आपको पिन हैक कर लेते हैं, अकाउंट से पैसे खाली जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉल आती है कि OTP आई है, देखिए आपके मोबाइल में OTP आई, तो ऐसे बहुत से फ्रॉड के केस आपके सामने आए, तो उसमें भी आपके हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी आप अपने पर्सनल के लिए भी किसी से अपनी OTP, अपना पिन किसी से भी शेयर मत करिएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया आपका ई बैंकिंग। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत सी चीज़ें, ATM वगैरह, उसको देखते हैं और चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब देख लिया, ठीक है। अब जो है वो है इसकी फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है ना। तो सबसे पहला है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। इसको EFTS भी बोलते हैं। तो EFTS का फुल फॉर्म कभी आ जाए तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। इससे जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उसको फुल फॉर्म जरूर से याद करना, पेपर में पूछ सकता है MCQ या 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मतलब इस सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर ये सारी चीजें तो उसमें भी होती थी, है ना, RTGS में भी होती थी, बट इसमें डिफरेंस ये है बेटा कि इसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब जैसे आपका कहीं से आपने कोई बाइक ले रखी है ना, तो उसकी EMI कटती होगी, तो उसमें आपको बोलना नहीं पड़ता, हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से EMI कट जाती है। या फिर मान लो जॉब करता है तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्या होती है, सैलरी आ जाती है। तो वो किस सिस्टम की वजह से आती है, वो आती है EFTS की वजह से। मतलब ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी, कोई इंटरेस्ट मिलना होगा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो विद द कौन सी फैसिलिटी, EFTS, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ EFTS की फैसिलिटी की वजह से ये सारे काम होते हैं। एग्जांपल डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट में क्या क्या है, डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, अपने आप रहता है, सैलरी आ जाती है, पेंशन आ जाती है, डिविडेंड आ सकता है, डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट हुआ आपको एटसेट्रा, तो मतलब डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ EFTS। डायरेक्ट डेबिट अपने आप पैसा कट भी जाता है, लोन इंस्टॉलमेंट आपने लोन ले रखा है कट जाएगा, स्कूल की फीस है एटसेट्रा, आपने बोल रखा है, अपने बैंक को बोल रखा है कि हाँ इसमें कट जा रहा है तो वो कट जाएगा। कौन सी फैसिलिटी की वजह से, EFTS की वजह से। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे देखो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि ATM। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ATM के बारे में तो पता ही होगा भाई, नहीं पता हो तो ऐसा कोई होगा ही नहीं बच्चे शायद जिसको ATM के बारे में नहीं पता हो, पर सिलेबस में है तो देख लेते हैं एक बार। तो ATM इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ATM की एक ऑटोमेटिक मशीन है। A कस्टमर कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। कस्टमर जो है पैसे को जमा भी कर सकता है, निकाल भी सकता है। पहले से भी निकालते थे, अब आप लोगों ने देखा वो मशीन आई, इसमें आप पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हो, है ना। देखा है कि नहीं देखा है, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। आगे क्या है, द ATM ऑपरेट्स फॉर ऑल दी 24 आवर्स। तो और ATM क्या है, 24 आवर्स ऑपरेट करता है, 24 घंटे में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी पैसे नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आपका 24 आवर्स वर्क करता है ATM, चाहे रात के 2 बजे भी जाओ आपको पैसा निकल जाएगा। आगे है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब में क्या है देख लो जल्दी से। नंबर इसके साथ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है डेबिट कार्ड का मतलब तो जानते होगे ना, जैसे शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसमें आपका एक कार्ड रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड ही है। अब पहले इसके लिए ATM अलग होता था, डेबिट कार्ड अलग होता था, बट अब के टाइम में दोनों सेम ही हो गया है। आप उसी से शॉपिंग भी कर सकते हो, उसी से पैसे भी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें। तो डेबिट कार्ड के का मतलब है, सबसे पहली चीज़ आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी डेबिट कार्ड वर्क करेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो डेबिट कार्ड आपकी कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो पैसा होना मस्ट है डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो आपको इसके फीचर्स क्या बोल सकते हो, एडवांटेज भी ये है कि आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, आप रिस्क फ्री रहते हैं, ये सारे फायदे हैं, ये सब इसके फीचर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एक लाइन की मीनिंग इसकी देख लेना, सो क्वेश्चन नोट दूंगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड में क्या है, सेम काम करता है, बस फर्क इतना है कि इसमें क्या है, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, इसमें आपके अकाउंट में पैसे आपको बाद में देने पड़ते हैं। मतलब आपकी रेपुटेशन है, आपकी एक अच्छी गुडविल है, आपको लोग पहचानते हैं, तो बैंक आपको फैसिलिटी देती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो पैसे आपको 45 डेज के अंदर देने पड़ते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर आपको पैसा देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड। या आपकी एक अच्छी जो रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, उसी की बेसिस पे डिसाइड होता है कितने तक आप जो है पैसे का यूज़ कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आगे है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग तो अब आपके पार्ट का नहीं है इतना, बस टेली बैंकिंग नंबर ये समझ लो, पहले जैसे आपको आपकी इंक्वायरी करनी है, आपको अकाउंट कितना बैलेंस वगैरह, तो हम लोग कॉल करके पता किया करते थे, वो सारी चीज़ें अब है नहीं, हट गया है, ठीक है। ये टेली बैंकिंग हो गया, सिलेबस में भी नहीं है, मतलब आपके पेपर में आने के चांसेस नहीं है, 99.9, ठीक। आगे क्या है, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मतलब जो भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है, या मोबाइल से चेक कर रहे हो कि अकाउंट में कितने पैसे, जो भी चीज़ मोबाइल से हो रही है बैंक के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। फिर SMS अलर्ट।
SMS अलर्ट का तो नाम सुना ही होगा भाई, आपके अकाउंट में पैसे कटते हैं तो मैसेज आता है, पैसे आते हैं तो मैसेज आता है, डेबिट क्रेडिट दोनों चीज़ होती रहती है, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SMS अलर्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बेटा वो ये है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको ध्यान से देख लेना, और EFTS पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पेपर में आया था, 3 नंबर में आया था, 3 डिफरेंस आपको लिखे रहते, तो उसको ध्यान से देख के जाना, ठीक। आगे देखो लास्ट है आपका, वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि CBS, ठीक है। एक सेकेंड, चलो, तो अब CBS क्या होता है अभी मैंने बताया भी था, फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा क्या लिखा है पहले। अंडर दिस सिस्टम a customer becomes customer of the bank, a customer becomes customer of the bank rather than customer of a branch। मतलब जिस बैंक में है ना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी CBS फैसिलिटी है, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर उस ब्रांच का नहीं होता है, ब्रांच का कस्टमर नहीं होता है, पूरे बैंक का होता है। मतलब मान लो एक बैंक है, इसका नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। अलग अलग एरिया होते हैं, मान लो एक इलाहाबाद में एक एरिया करेली है, ठीक है, एक सिविल लाइंस है, ठीक है, एक मान लो रामबाग है, ठीक है। तो सब इलाहाबाद में मेरे यहाँ अलग अलग एरिया हैं, ठीक है। तो मैंने अकाउंट जो खुलवाया वो करेली में खुलवाया, कहाँ खुलवाया है, करेली में खुलवाया है, ठीक है। अब देखो, अब मैं रामबाग में जाऊँ चाहे सिविल लाइंस में जाऊँ, अगर वहाँ पर ये CBS फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सिस्टम है, तो उसमें क्या है कि मैं करेली में जाऊँ चाहे रामबाग में जाऊँ चाहे सिविल लाइन में जाऊँ, मेरा अकाउंट करेली में है, लेकिन मैं कहीं भी जाऊँ मैं उस बैंक का बैंक का कस्टमर हूँ, मैं कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं से भी पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ, अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी CBS फैसिलिटी है। और यहाँ पे चीज़ें दिख लेना, CBS आल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS आल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। दैट्स इट, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब एक टॉपिक बचा है बैंक ड्राफ्ट, जल्दी से उसको देखते हैं और चैप्टर को जल्दी से खत्म करते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट को हम लोग डिमांड ड्राफ्ट या फिर DD के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट सर होता क्या है, देखो डिमांड ड्राफ्ट नॉर्मली जब किसी को आपको पेमेंट करनी होती है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं जब किसी को हमें पेमेंट करनी होती है, जैसे स्कूल की फ़ीस पे करनी है तो उन्होंने बोला कि हम DD आप बना के लाओ, उसमें लेंगे, कैश में नहीं लेंगे, तो हम लोग DD बनवाते हैं, है ना। किसी थर्ड पार्टी है, कोई बाहरी पर्सन है, मतलब नॉर्मली DD स्कूल कॉलेज ये फीस इन सारी जगहों पर ज़्यादा बनती है, या फिर कोई गवर्नमेंट के फॉर्म वगैरह आते हैं तो वहाँ पर DD का काम होता है। करने तो हम लोग ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं गूगल पे से, बट वो ड्राफ्ट के ज़रिए से ही लेते हैं ना, डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए से लेते हैं। तो वहाँ पर क्यों, क्योंकि बहुत ही सिक्योर सिस्टम होता है, पैसे इधर उधर होने के चांसेस नहीं रहते हैं, और तो इसलिए वो क्या करते हैं, DD बनवाते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं। अब डिमांड ड्राफ्ट में होता क्या है, जिसके नाम से आप पे कर रहे हो, मान लो मुझे एक नाम है मिस्टर राहुल, तो मिस्टर राहुल को मुझे पैसे पे करने हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लाइए, DD बनवा के लाइए। तो भाई मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बैंक जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, बैंक जाऊँगा, बैंक में एक फॉर्म मांगूंगा डिमांड ड्राफ्ट का, है ना। क्या करूँगा, DD का एक फॉर्म मांगूंगा, फॉर्म को लूँगा, फॉर्म को फिल करूँगा, फिल करने के बाद बैंक लाइन लगूंगा, लाइन में लगने के बाद उसको जमा करूँगा। तो पहली चीज़, डिमांड ड्राफ्ट के लिए मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो फिर मेरा DD नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे बैंक अकाउंट में क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। पैसा है तो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा बैंक अपनी कमीशन काटेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं, बैंक अपनी कमीशन लेगा और जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर करके मुझे एक ड्राफ्ट दे देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। अब जो मुझे वो देगा ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, तो मैं क्या करूँगा, उसी को जाके मैं वहाँ पे दे दूँगा जहाँ पे मुझे देनी थी, मिस्टर राहुल के ऑफिस में या किसी को भी जिसको भी देनी थी उसको दे दूँगा। अब मिस्टर राहुल के पास वो डिमांड ड्राफ्ट पहुँच गया। अब वो डिमांड ड्राफ्ट से राहुल जी जो हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जाके क्या कर सकते हैं, पेमेंट निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये सेफ तरीका है। वहाँ तक राहुल तक DD पहुँच गई।
अब जो है वो ये कहीं मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मान लो बाई चांस मुझसे डिमांड ड्राफ्ट गिर जाए, बैंक ड्राफ्ट मुझसे खो जाए, तो वहाँ पर भी रिस्क फ्री हो भाई आप। क्यों रिस्क फ्री हो? रिस्क फ्री इसलिए हो कि वो राहुल के ही नाम पे ही ट्रांसफ़र होगा, किसी और के नाम पे नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है? तो किसी का ही नहीं होगा, होगा तो सिर्फ राहुल के नाम पे हो, किसी और के नाम पर नहीं होगा। सबसे सिक्योर पेमेंट होता है ये डीडी, ठीक है। तो नॉर्मली ये कॉलेज फीस, स्कूल वगैरह, गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह में ज़्यादा देखे जाते हैं। सरकारी कामों में डीडी की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो बैंक ड्राफ्ट वही लिखा है, डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। अब बैंक ड्राफ्ट इज अ चेक ड्रॉ बाय अ बैंक। ये कौन ड्रॉ करता है? बैंक के जरिए से होता है भाई। पहले हम लोगों ने पेमेंट करा तो वो ड्रॉ कौन करता है? बैंक करता है। ऑन इट्स ओन ब्रांच और सम अदर ब्रांच, या खुद के लिए किसी और अदर बैंक के लिए। इट इज़ पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन इट और इट्स ऑर्डर, ठीक है भाई। जिस पर्सन के नाम पे पेमेंट होता है और जिसने ऑर्डर दिया है। इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। कब होता है ये? डिमांड पे होता है। डिमांड ड्राफ्ट जब कोई बोलेगा तभी तो करेंगे ना। इट इज़ आल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट और डीडी। इसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट और डीडी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखो फीचर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। क्या क्या फीचर है? मनी कैन बी रिमिटेड। मनी कैन बी रिमिटेड ईजिली, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप पैसे को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2, द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर अ बैंक ड्राफ्ट। भाई फ्री में काम नहीं करेगा बैंक, आप किसी को पैसा भेज रहे हो तो अपने लिए कुछ कमीशन काटता है। नंबर 3, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक जो आपका बैंक ड्राफ्ट है उसके डिसऑनर होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे आप नॉर्मल चेक करते हो, वहाँ पर चेक बाउंस हो जाता है। क्यों जाता है? अगर आपने आपके अकाउंट में 4,000 रुपये हैं, आपने 7,000 रुपये का चेक दिया तो वो बाउंस हो जाएगा। लेकिन डीडी जो है ऐसा कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो बनता ही तब है जब आपके अकाउंट में पैसे होते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे है ही नहीं तो डीडी आपका बन ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? या फिर आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। समझ में आई बात? तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा छोटा सा था इसलिए मैंने ये पहले करा दिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। और मिलते हैं नई वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।